MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो। इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिए। तो आइए खबरों और चलिए खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और यह खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई से। वहां कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसको लेकर सिर्फ एक ही बात निकल रही है, गजवाए हिंद, और इसकी पूरी साजिश रची जा रही है। और इस बात पर भगवा वर्सेस हरा हो रहा है, यानी कि रंगों की लड़ाई छिड़ गई है। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि मुंबई से गजवाए हिंद की शुरुआत होती है। जो एक मानसिकता है उस पर सवाल हो रहे हैं, सवाल उस बयान पर हो रहे हैं जिसके पीछे एक बड़ी साजिश है, और यह साजिश गजवाए हिंद वाली है। तो वैसी की नई नवेली पार्षद जिनका बयान चर्चा में है, उन्होंने क्या कहा है उसे जरूर आपको सुनाएंगे। लेकिन इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन राजनीति में छा जाने का जो गुरूर है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और बाकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका सपोर्ट कुछ ऐसा है कि बयान ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं। देखिए कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। तो ये कह रही है कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देना है। अगले चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। जो आक्रमणकारी जो बयान है वो साफ तौर पर दिखते हैं। लेकिन आप देखिए, ओवैसी के नेता जब जीत कर आए थे, ये कोई पहली बार नहीं है, तो किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, और जो बयान अभी दिए जा रहे हैं उसके पीछे की पटकथा तभी लिख दी गई थी। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी गोली पर। लेकिन कोई आज की बात नहीं है। AIMIM के नेता और जूनियर ओवैसी पहले ही कई बार धमकियां दे चुके हैं, और कई बार उन्होंने 15 मिनट वाला बयान दिया, और आज भी कुछ उसी तरीके से इन बातों को जोड़ते दिखते हैं। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो नारा लगा जा रहा है अल्लाहू अकबर, और सबसे बड़ी बात, इन्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, लेकिन किस तरीके से मंच पर एक अलग ही आवाज, अलग ही धुन बजाई जा रही है। लेकिन 2 डिमांड आप देखिए। जो बड़े ओवैसी हैं वो कह रहे हैं संविधान की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो मंशा है बुरखे वाली को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो उनकी जो पार्षद है वो कहती है कि पूरे मुंब्रा को हरा हरा कर देंगे। ये भी देखिए। अब अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। लेकिन गजवाए हिंद वाली साजिश को योगी भी परख रहे हैं। पहले से कह चुके हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और एक ऐसा बड़ा फॉर्मूला जिसकी जो जानकारी है, जिसका जो असर है, जो प्रभाव है, दुनिया ने देखा है। तो योगी आदित्यनाथ को भी जरा देखिए कि किस तरीके से जो अराजकता फैलाने वाले हैं उन पर एक कड़ा प्रहार करते नजर आते हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। 15 तारीख,
टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। मुस्लिमों की जनसंख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। ऐसे में गजवाए हिंद वाली साजिश उसी महाराष्ट्र से शुरू हो गई। के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। ओवैसी की नई नवेली पार्षद पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। कुछ ऐसा ही प्लान मुस्लिमों को समझा रही हैं। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मुस्लिमों को एकजुट करने वाले ओवैसी बीएमसी चुनाव के बाद फुल पावर में हैं। उनसे भी ज्यादा पावर में उनके नेता जलील हैं, जो हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं क्योंकि देश में बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब है। खेल खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी गोली पर। लेकिन ओवैसी शायद भूल गए, योगी आदित्यनाथ इस इस्लामिक साजिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के नेता यूपी की तरह ओवैसी के इन धमकीबाज नेताओं की तरफ एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। इन्हें देश के लिए खतरा बता रहे हैं। तो गानों की धुन जरा समझिए, बयानों का अंदाज समझिए, मंशा जाहिर होती है कि आखिर चाहते क्या हैं और सामने अगले 5 साल का प्लान भी बता रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में बदलती डेमोग्राफी के पीछे आखिर साजिश किसकी है। यह हम आपको बताने जा रहे हैं। डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। मुंबई में कौन मुसलमानों की आबादी को बढ़ाना चाहता है, यह AIMIM पार्षद सहर शेख के बयान में साफ झलकता है। मुंब्रा से जीतकर पार्षद बनी शेख ने बेहद ही विवादित बयान दिया। कहा कि मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है। इसके लिए अगले 5 साल तक मुझे आपका साथ चाहिए। सहर शेख ने कहा कि आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। हर एक कैंडिडेट AIMIM का आएगा, ये ताकत अल्लाह ने दी है। खुले मन से वो कह रही हैं। अगले 5 साल के बाद इंशाअल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। दूसरी तरफ ओवैसी बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके जो नेता हैं इम्तियाज जलील हिंदुओं को बार बार धमकियां दे रहे हैं, जिसे बीजेपी गजवाए हिंद की साजिश से जोड़कर देख रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में AIMIM को बड़ी जीत मिली थी और चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 126 सीटें जीती। अब ओवैसी की पार्टी से जीतने वाले जो ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और ऐसे में ओवैसी की पार्टी का अब तक का जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, यानी इतिहास है, वो यही कहता है। और इस जीत के बाद अब जो उनके पार्षद हैं वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पार्षद सहर शेख पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का प्लान समझा रही है लोगों को। तो फिर क्या ये गजवाए हिंद वाली साजिश की तरफ संकेत है? AIMIM पार्षद के जो विवादित बयान है, अब इस पर बीजेपी का रुख थोड़ा आक्रामक हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर खुले मंच से एक बड़ी भीड़ को सहर शेख ने संबोधित किया, क्या कहा, किस मंशा के साथ कहा और क्या प्लानिंग है, सब कुछ देखिए। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार इस बयान को रिपीट कर आपको दिखाने का मकसद यह है कि आप समझिए कि अभी उम्र कम है, लेकिन मंशा क्या है, स्थिति क्या है, अगले 5 साल की प्लानिंग क्या है, तैयारी क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या तैयारी है। AIMIM पार्षद का बयान TISS की रिपोर्ट पर बिल्कुल फिट बैठता है। मायानगरी मुंबई में डेमोग्राफी तेजी से बदलती जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है और यह खुलासा टिस की एक रिपोर्ट में पहले से ही हो चुका है। 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी।
साल 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी। अब 2011 में यह आंकड़ा बढ़ जाता है और आबादी हो जाती है 21%, यानी 21%। और अगर यही स्पीड रही, रफ्तार यही रही, तो साल 2051 तक मुस्लिम हो जाएंगे 30%। दावा क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। दावा है कि इसी आंकड़ों की तरफ ओवैसी भी इशारा कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वो बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। हालांकि ओवैसी ने इसके पीछे संविधान का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अगर उनके रहते अगर ये सब कुछ हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ओवैसी को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं और उनकी भी मंशा को पहचानने की कोशिश कीजिए। बुरा मानने क्या है भाई, अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। तो हमने मुंबई को बदलते देखा, मुंबई में हालात को बदलते देखा, डेमोग्राफी को बदलते देखा, लेकिन एक तस्वीर शायद आपको याद होगी। यह तस्वीर जिसका जिक्र जब हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह मुंबई में खासकर मुस्लिमों के लिए हलाल सोसाइटी बना दी गई थी और कुछ ऐसे ऐड दिया गया था। सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब फिर आ रही हैं। जरा एक बालकनी की तस्वीरें देखिए और ये इस्लामिक झंडा भी देखिए। ये मुंबई में सब कुछ हो रहा है और हम डेमोग्राफी चेंज की अगर बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तथ्य हैं, कुछ सबूत हैं। और जैसे ही नीचे से तस्वीरें उतारी जाने लगी तो तुरंत उस झंडे को हटाया गया। तो जैसे ही सनातनियों ने आवाज लगाई झंडा वहां से हट गया, लेकिन मंशा नहीं हटी। मंशा अभी भी वहीं पर मौजूद है। चलिए अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना बार बार लोगों में ऊर्जा भर रहे हैं, खासकर मुस्लिम लोगों में, और कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव जिताओ और तभी ताकत बढ़ेगी, तभी हम अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। ये भी सुनिए। समाज में नेता भी बहुत जरूरी है, खाली मौलाना मौलवी काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता को ले जाना होगा। लेकिन सनातनी भी चुप नहीं बैठे हैं। यहां बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया है और बाबा बागेश्वर अपने अभियान में जुटे हुए हैं। हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, पठान, खान, शिया, सुन्नी, लेकिन उनके मजहब पर जब बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। तो जो इस स्टाइल में धमकियां दी जा रही हैं उसका हिसाब भी बराबर होगा, इसकी पूरी तैयारी भी है। चलिए हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो नेता हैं उनके बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी शिवसेना शहर शेख के खिलाफ अब FIR दर्ज कराने वाली है। बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने कहा कि कल मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। वहीं संजय निरुपम ने AIMIM को देश के लिए एक बड़ा खतरा बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मुंब्रा में आतंकवादी इशरत जहां रहती थी उस मुंब्रा को AIMIM नेता पूरा हरा करने की धमकियां दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस को इन धमकियों को गंभीरता से अब लेना ही होगा। साथ में ठाणे म्युनिसिपैलिटी का बुलडोजर भी लेकर साथ जाना होगा। मजहबी उन्माद फैलाकर चुनाव जीतने वालों के जो इरादे हैं वो सही नहीं लगते। यानी कि योगी स्टाइल में धमकीबाज के इलाज की अब डिमांड होने लगी, मांग होने लगी। अब इस पर AIMIM के नेता वारिस पठान ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, कौन दंगा कराता है। चलिए वारिस पठान को जरा सुनते हैं। ये तो उनकी कही गई बातें लिखकर हमने समझाई, उनकी जुबान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, इनको पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि कौन दंगा करता है, कौन फसाद करता है। ये लोग हैं, ये नफरती लोग हमको सिखाएंगे नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट अब ये देंगे क्या हमको? हाँ, क्या करके हालत रख दिया इन लोगों ने, गाली गलौज कर रही है बैठ के रोज।
मीडिया के सामने। इनके तो वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये साफ दर्शाता है कि जो वोटरों ने हमको वोट देकर इख्तियार दिया, ये उनका इंसल्ट कर रहे हैं, ये संविधान का इंसल्ट कर रहे हैं। जिस संवैधानिक तरीके से हमने चुनाव लड़ा और जीते, इनके पेटों में दर्द हो गया। इनको बोलो अपनी जो नफरत की इनकी राजनीति है ना, ये खतरा है, ये गुंडाई है। कलर के नाम पे बांट देंगे देश को, नफरत कर देंगे, इतनी फैला देंगे देश में, रिलीजन के नाम पे पोलराइज कर देंगे, बस इसी के ऊपर ये टिक गए। कुछ तस्वीरें और भी हम आपको दिखा रहे हैं कि संभल में किस तरीके से संभल को संभालने की पूरी जो कवायद है योगी की फोर्स ने कर ली है। हाथों में न्याय का जो डंडा है वो मौजूद है और हर दंगाई पर एक्शन की तैयारी है। तो ये फ्लैग मार्च है उन अधिकारियों का जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको संभल को संभाल लेना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शारिक साठा जो कि मास्टरमाइंड था संभल हिंसा के पीछे, एक बड़ी जो साजिश जिसने रची, अब उसकी घर की कुर्की हो रही है, यानी कि उसकी संपत्तियों को अब भरा जा रहा है, दबोचा जा रहा है, उस पर कब्जा अब सरकार का होगा। जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। और इधर संभल हिंसा में एक व्यक्ति और चर्चा में है, वो है अनुज चौधरी। अब अनुज चौधरी पर FIR और जज का यहां पर ट्रांसफर हो गया। ये पीछे की खबर हम आपको बताएं, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि इन तस्वीरों से कैसे अनुज चौधरी का जुड़ाव है। तो संभल में हिंसा हुई, एक्शन हुआ, ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अनुज चौधरी यहां कैसे आते हैं। चलिए खबरों में अनुज चौधरी को जरा पहचानने की कोशिश कीजिए। यूपी के संभल में हिंसा करने वाले जो है वो सलाखों के पीछे हैं। आज हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक पर शिकंजा कस दिया गया। सीएम योगी के आदेश पर शारिक के घर को कुर्क कर दिया गया। दंगाई शारिक साठा संभल हिंसा के बाद विदेश भाग गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर आज उसके घर की कुर्की हो गई। इस दौरान दीपा सराय में भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी रही, बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे। दूसरी तरफ संभल में जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया। दरअसल मामले की शुरुआत दायर एक याचिका से होती है। यामीन ने हिंसा के दौरान बेटे की मौत को पुलिस एक्शन से जोड़ा था। कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि हिंसा के दौरान उसका बेटा मर गया। वो जामा मस्जिद इलाके में ठेले पर रस्क और बिस्किट बेचने ही गया था और इसी दौरान पुलिस फायरिंग में उसके बेटे को 3 गोलियां लग गई। यामीन ने तत्कालीन ASP अनुज चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस याचिका पर सुनवाई के बाद CJM विभांशु ने बड़ा फैसला सुना दिया। आदेश दिया ASP अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का, ऐसा निर्देश दिया। आदेश में पुलिस को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। और इस बीच संभल हिंसा और पुलिस एक्शन में एक नया टर्न देखने को मिल रहा है। संभल के CJM विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला हो गया, तो दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश पर मास्टरमाइंड पर अब एक्शन हुआ है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की जो संपत्ति है उसे कुर्क कर लिया गया है, यानी कि पहले माइकिंग की गई और उसके बाद उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। संभल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। चलिए बात करते हैं अब उस पाकिस्तान की जो दुनिया को जलाने की कस्में खाकर बैठा है, भारत पर हमले की तैयारी करके बैठा है, लेकिन उसका घर खुद जल रहा है। यहां पर जलता पाकिस्तान बदला लेंगे भाईजान। आप समझिए इस खबर को जरा आप शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे अंदरूनी लड़ाई से पाकिस्तान 2-4 हो रहा है। ग्वादर पोर्ट पर धमाका होता है, बलोचों को टारगेट कर अटैक किया जाता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो कैसे इमरान समर्थकों
ने हमला किया, क्योंकि इमरान की आजादी को लेकर अब जो बवाल है बड़ा रूप ले रहा है। धमाके के पीछे जो आईएसआई और चीन की जो एक बड़ी फौज नजर आती है, मानसिकता नजर आती है, प्लानिंग नजर आती है, वो साफ तौर पर यहां दिख रहा है। तो पाकिस्तान में इमरान की आजादी के लिए भी अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात कि पीटीआई समर्थकों ने आदियाला जेल पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, लेकिन किसी की नहीं सुन रहे और पीटीआई समर्थक जो हैं आदियाला जेल पर अटैक करती हुई उनकी जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं। कारकुनान जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, पुलिस जो है कारकुनान के पीछे है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये अडियाला जेल के इस वक्त मनासिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है, कारकुनान को धक्के दिए है, जख्मी किया है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। आप ये देख सकते हैं ये अडियाला रोड के देखिए जो पीटीआई समर्थक है कैसे पुलिस बल पर हमला कर रहे हैं। अचानक से उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन सड़कों पर ये जो एक सैलाब है अब बड़ी संख्या में नजर आने लगा है। आगजनी ज्यादा हो रही है, लोगों ने हाथों में मशाल ले ली है और ये मशाल जलाई जा रही है इमरान की आजादी के लिए। तो जब पुलिस बेबस हो गई इन प्रदर्शनकारियों के सामने तो इमरान खान की बहन को नजरबंद करने की कोशिश की गई। उन्हें पकड़कर एक दुकान के अंदर बंद कर दिया गया। इमरान की बहनें जो जेल के ठीक बाहर बैठी थी, प्रदर्शनकारियों पर कोई जोर नहीं चल रहा था। और ये तस्वीरें देखिए, शटर उठाया गया, इमरान की बहनों को उस दुकान के अंदर डाला गया और फिर आगे पुलिस खड़ी हो गई। दुकान के गिरकड़ी बहारी रहो सरोस मीना खान साहब और शाहिद सदर साहब और सरादी उगुरा दुकानें खुलाओ करो पुलिस वाला वर्दन नशवल दलते बनकड़ी दी। तो एक तरफ इमरान की आग में पूरा पाकिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ यहां गीदड़ भभकियां आतंकी दे रहे हैं। जैश के जो आतंकी हैं वो लगातार भारत की तरफ मुंह करके धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। जरा देखिएगा। आपने क्या सोचा था, बताओ कि हमने मरकज पर हमला कर दिया, जैश खत्म हो जाएगी? ये तुम्हारा भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना? इंशाल्लाह देखना, उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है? वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। तो मिमियाते हुई जो आवाज है वो आतंकियों की है, वो शोर करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तस्वीर और देखनी चाहिए। तस्वीर ये 26 जनवरी पर आतंकियों की नजर है, लेकिन ये जो गर्जना है, तोपों की आवाज है, इसे भी सुनना चाहिए। जनवरी से पहले जैश की आतंकी धमकी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में और भी ताबूत उठने वाले हैं। फिर वो आतंकियों के होंगे या मुनीर की फौज के, ये 26 जनवरी की रात को कंफर्म होगा। हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है? वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। इस धमाके का जवाब धमाके से ही दिया जाएगा। धमाका भी ऐसा वैसा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से तगड़ा। महाभारत के सपूतों ने इस जंग की पूरी तैयारी कर ली है। तोपें गरज रही हैं, बंदूकें बरस रही हैं, फाइटर जेट की दहाड़ से आसमान थर्रा उठा है, क्योंकि आतंक के अड्डों पर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक अटैक भारत से होगा, दूसरा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सड़कें जल उठी हैं। कारकुनान जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, पुलिस जो है कारकुनान के पीछे है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये अडियाला जेल के इस वक्त मनासिर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने
बड़ा जुल्म किया है, कारकुनाल को धक्के दिए, जख्मी किया है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया है। इमरान की आजादी के लिए अदाला जेल पर हमला हो गया है। घबराए मुनीर ने एक दुकान में इमरान की बहनों को कैद करा दिया, लेकिन गुस्से की आग से शहर उबल उठा है। तो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान की कुछ यही कहानी है और यह कहावत उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए कुछ और बातें हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान में सत्ता के खिलाफ बगावत कई मोर्चों पर तेज होती जा रही है। इमरान समर्थकों ने रात में अदियाला जेल पर हमला बोल दिया। तस्वीरें आपने देखी। पीटीआई समर्थकों के हमले के बाद भयंकर बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुई, रेंजर्स तैनात कर रास्ते सील कर दिए गए और पूरे शहर में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया। यहां तक कि इमरान की बहनों को रेंजर्स ने एक दुकान के अंदर कैद कर दिया। इमरान की रिहाई की जंग पाकिस्तान में तेज हो गई है। सड़कों पर जो आग लगी है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो सैनिक कार्रवाई है वो इमरान की बहनों पर क्यों हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है क्या निरंकुश सत्ताधारी जो लोग हैं वो महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। इसकी भी कहानी हम आपको बता दें। चलिए कहानी क्या है ये समझिए जरा। इस बीच भारत को जैश-ए-मोहम्मद ने 7 मई का बदला लेने की धमकी दी है। धमकी में कहा गया कि मोदी भी जैश को कभी खत्म नहीं कर सकता। हम भारत से ऐसा बदला लेंगे कि पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। यानी कि 26 जनवरी से पहले मुनीर के पालतू आतंकी फिर से एक्टिवेट हो गए। लिहाजा 26 जनवरी को लेकर जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों की सफाई अभियान में तेजी आ गई है। किश्तवाड़ हो, राजौरी सेक्टर हो, तलाशी चल रही है, मुठभेड़ जारी है। घुसपैठ को रोकने के लिए जो एंटी ड्रोन सिस्टम है और जो सेंसर्स हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। किश्तवाड़ से खबर है कि 3 आतंकियों को सेना ने घेर लिया और गोलीबारी जारी है। यानी कि पूरी तैयारी के साथ जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार कोशिशों में हैं। लेकिन आतंकी तो आतंकी हैं। मिमियाती आवाज में जरा सुनिए कुछ कहना चाहे। आपने क्या सोचा था बताओ कि हमने मरकज पर हमला कर दिया, जैश खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारा भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह देखना, उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है। वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। चलिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं इस पर कि जो अभी गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं और भारत का जो एक्शन है वो किस दिशा में है। दोनों को जोड़कर ये रिएक्शन देखिए। इस तरह की थ्रेट आना मेरे लिए कम से कम कोई नई बात नहीं है, बट यस 26 जनवरी के वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक टाइम होता है कि जहाँ वो न्यूज़ बटोरते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। यही टाइम होता है जब आप देखेंगे कि ड्रोन्स से भी रिलेटेड कुछ गतिविधि दिखाई देती है, जहाँ पर आर्म्स ड्रॉपिंग भी होती है, फायरिंग भी स्टार्ट होती है। ये सब सिर्फ एक एजेंडा के लिए कि अगर 26 जनवरी पर किसी भी तरह की स्ट्राइक करी जाएगी तो वो इंटरनेशनली सुर्खियां बटोरेगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को हमेशा, सिर्फ 26 जनवरी नहीं, हमेशा के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी गिदड़ भपकियों से, क्योंकि हिंद की जो सेना है वो मुस्तैद है, ताकतवर है और उनका जोश बिल्कुल हाई है। जरा देखिएगा। भारतीय जो सेना है उसके चेहरे पर शिकन मात्र नहीं कि कहीं से कोई गीदड़ भपकी दे रहा है, धमकियां दे रहा है। लेकिन जरा देखिए जो नकलची बंदर की तरह जो पाकिस्तान में चल रहा है, एक पिज्जा हट खोला गया है, एक बड़ा ब्रांड, लेकिन इसके नाम पर एक नकली पिज्जा हट जो है उसे खोलकर एक दिखाने की कोशिश हुई कि हमारे यहां भी बड़े बड़े ब्रांड पहुंच रहे हैं। और उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर का ये हाल है। देखिए उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं बड़े गर्व से कि एक बड़े ब्रांड का लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये भी नकली है
जो हथियार भी उनके पास नकली, पिज्जा हट भी नकली और सारे ब्रांड्स भी नकली। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर थू-थू क्यों हो रही है। थू-थू होनी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि दुनिया में नकलचियों की अगर प्रतियोगिता अगर हो जाए तो पाकिस्तान होगा नंबर 1। कभी ये पाकिस्तानी फर्जी फुटबॉल टीम बनाकर जापान पहुंच जाते हैं, तो कभी ग्लोबल ब्रांड को कॉपी कर मंत्रियों से फीता कटवाते हैं। इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इस हरकत से थू-थू हो रही है, हर तरफ आलोचना हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया और सियालकोट के पिज्जा हट की उद्घाटन वाली जो तस्वीरें जब वायरल हुई तो पाकिस्तान की जो पोल है पूरी दुनिया में खुल गई। सब लोग थू-थू करने लगे। पिज्जा हट कंपनी ने इस आउटलेट को फर्जी बता दिया और कहा कि ये हमारा हो नहीं सकता। कहा गया कि आउटलेट से कोई लेना देना नहीं है। पिज्जा हट ने ब्रांड के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। किस नाम से उनकी गलत ब्रांडिंग की गई। कंपनी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। ट्रेडमार्क के दुरुपयोग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है और कंपनी कह रही है, लेकिन जरा सोचिएगा, जिस देश का रक्षा मंत्री फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन करे, पाकिस्तान जैसे उस देश की हालत इससे बुरी और क्या हो सकती है। चलिए अब जरा रक्षा मंत्री, तो आपने सुना कि आम आवाम जो पाकिस्तान की है वो दुखी है कि ऐसा हो सकता है क्या, हमारी तो बदनामी हो रही है, लेकिन रक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर उस टारगेट की बात करते हैं जिसके निशाने पर ट्रंप है, क्योंकि इनके अब हजारों से भी ज्यादा दुश्मन तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनकी जिद जो है उससे 1 इंच भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं। जरा देखिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप की एयरफोर्स 1 विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। आप सोचिएगा कि एयरफोर्स 1 जो इतना रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है उसमें भी तकनीकी खराबी आई और अटलांटिक महासागर के ऊपर से यू टर्न लेना पड़ा। बताया गया कि तकनीकी खराबी थी, लेकिन क्या एक बड़ी साजिश रची गई, इसका भी खुलासा हम आपको करेंगे। लेकिन अब इसके अलावा दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं साजिश से अलग हटकर, क्योंकि अमेरिका के बटलर में चुनावी रैली में इससे पहले ट्रंप पर हमले हो चुके हैं। कान को छूती हुई गोली निकली थी और ट्रंप जख्मी हो गए थे। 14 जुलाई 2024 की तस्वीरें। तो भविष्य में क्या होगा ट्रंप नहीं जानते और इस बात को ट्रंप खुद भी मानते हैं। उन्हें पता है कि वो निशाने पर हैं और ट्रंप इस बात को बराबर रिपीट करते हैं। जरा देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिन पर कई बार हमले हुए कुछ कह रहे हैं और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि आगे क्या होने वाला है उन्हें खुद पता नहीं। I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. लेकिन पूरी दुनिया में अभी खामनेई से दुश्मनी सबसे ज्यादा चल रही है, यानी कि खामनेई के निशाने पर ट्रंप हैं और जो तैयारियां हैं वो यही बता रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो उसके आसमान पर 10 एयर फ्यूल टैंकर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तैयारी है और ईरान भी पीछे रहने वाला नहीं। लेकिन अमेरिका किस तरीके से तैयार है उसकी तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो ईरान को तबाह करने की कसम खा चुके ट्रंप अब अपने बैकफुट पर नहीं आने वाले, इसलिए उनकी पूरी फौज, पूरी सेना, पूरे असलहे सब कुछ भेजे जा रहे हैं ईरान की तरफ। और जो तस्वीरें हैं जिसमें पैट्रियट और जो 3rd एयर डिफेंस की रडार पर अब ईरान आ चुका है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूएसएस लिंकन एयरक्राफ्ट पहले से ही जो ये युद्धपोत है ईरान के बेहद करीब है। तो ईरान को कोई भी मौका नहीं देना चाहते ट्रंप और ईरान की हर एक कार्रवाई पर उनकी नजर है। अमेरिकी विमान से ईरान पर नजर रखी जा रही है और आसमान में, ईरान के आसमान के पास ये विमान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। ट्रंप की दादागिरी से दुनिया परेशान है।
खुद के खिलाफ हो रही साजिशों से ट्रंप हैरान है। कभी कोई गोली से निशाना बनाता है तो कभी हाई सिक्योरिटी वाला प्लेन धोखा दे देता है। दुनिया को हथियाने की मंशा ने दुश्मनों का अंबार लगा दिया है। नतीजा ये कि भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। The one comparison I will give you with the United States, our relationship, this is no insight, is much more multifaceted. सुरक्षा में सेंध लगी तो ट्रंप तिलमिला उठे। सबको तोप गोलों की धमकी दे रहे हैं। ये सनक जंग का ऐलान है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान के निशाने पर है और क्या ईरान ने कुछ बड़ी प्लानिंग ट्रंप के लिए कर रखी है, उसे भी जरा समझते हैं। ट्रंप के प्लेन एयरफोर्स वन में तकनीकी खराबी से चारों तरफ खलबली मच गई। दावोस इकोनॉमिक समिट में हिस्सा लेने ट्रंप स्विट्जरलैंड जा रहे थे। अटलांटिक महासागर के पास विमान में तकनीकी खराबी आ गई, ऐसी सूचना आई और इसके बाद एहतियातन विमान को लौटाने का फैसला किया गया। हालांकि ट्रंप थोड़ी देर बाद दूसरे प्लेन से दावोस रवाना हो गए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा विमान में तकनीकी खराबी थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगी थी। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया जा चुका है। यानी जुलाई 2024 में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी और गोली उनके कान को छू कर निकली थी। सितंबर 2024 में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में ट्रंप निशाने पर थे। इसी महीने ईरान में से खुलेआम ट्रंप को जान से धमकी भी मिली, जान से मारने की। सरकारी टीवी के माध्यम से कहा गया इस बार गोली चुकेगी नहीं, यानी निशाने पर लगेगी। तो ईरान को खत्म करने की शपथ भी ट्रंप ने ले ली है, क्योंकि ट्रंप बेहद ही गुस्से में है, क्योंकि विमान में जो खराबी आई उसे एक साजिश के तौर पर ट्रंप देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर अटैक की तैयारी जो है उसे तेज कर दी है। करीब 10 एयर फ्यूल टैंकर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया गया है। ट्रंप ने इशारों में ईरान पर शक जताया है। कहा अगर कुछ भी हुआ तो पूरे देश को उड़ा देंगे। चलिए ट्रंप ने क्या कुछ कहा है ईरान को लेकर, ईरान की साजिश उन्हें समझ में आती है। देखिए ट्रंप को सुनते हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं। हम उन्हें धरती से मिटा देंगे। मैंने सूचना छोड़ दी है, अगर कुछ भी हुआ तो हम पूरे देश को उड़ा देंगे। मैंने स्पष्ट सूचना दे दी है कि अगर कुछ भी हुआ तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, लेकिन फिलहाल तस्वीरें यह बता रही हैं कि ट्रंप अपने मकसद के बेहद करीब हैं। हालांकि इसका खुलासा वो नहीं कर रहे, लेकिन प्लेन में खराबी क्या सुरक्षा में चूक है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रंप का जो विमान है वो कैसे तकनीकी खराबी से जूझ रहा है। हालांकि चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चा है कि एयरफोर्स वन जिसमें तकनीकी खराबी नहीं आ सकती, कई बार उसे चेक किया जाता है। सवाल इसी बात को लेकर है और ट्रंप भी इसी बात से कहीं ना कहीं चिंतित है। और इस सवाल के पीछे कि क्या निशाने पर ट्रंप है, वो भी ईरान के, ये सवाल पैदा यहां पर होते हैं। एयरफोर्स वन विमान से वो बराबर यात्रा करते हैं। एयरफोर्स वन चलता फिरता राष्ट्रपति का दफ्तर है, पूरा कार्यालय है। दुनिया का सबसे सुरक्षित और ताकतवर विमान इसे माना जाता है। एयरफोर्स वन की जो रफ्तार है 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की है। टर्बोफैन इंजन है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सभी तरीके से लैस है और बुलेट प्रूफ विमान जो कि हवा में ईंधन भर सकता है। राष्ट्रपति के लिए प्राइवेट रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, यानी चलता फिरता एक पूरा शहर है। बिना रिफिलिंग के 12,600 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और दुश्मन के रडार और मिसाइलों को यह चकमा देने में माहिर है। विमान सीधे व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस से गाइड होता है, यानी कि कंट्रोल कहीं से होता है। और यहां पर हम एक्सपर्ट की बात आपको सुनाते हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट बता रहे हैं आपको कि क्या यह तकनीकी खराबी है या इसके पीछे जो ट्रंप कह रहे हैं वही सच है। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, जिसे एयरफोर्स वन कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है, लेकिन आज उसमें तकनीकी गड़बड़ होने के कारण उसे आधे घंटे की उड़ान भरने के बाद वापस वॉशिंगटन जाना पड़ा। यह बहुत ही एक संवेदनशील बात है, क्योंकि इस विमान पे काफ़ी जांच होती हैं और तभी विमान को फिट करार दिया जाता है उड़ान भरने के लिए। तो ट्रंप के आरोप, ट्रंप की आशंका, ट्रंप की शंका सब अपनी जगह, लेकिन ईरान की तैयारी आप देखिए। हम नहीं कुछ दिखाना चाह रहे हैं ट्रंप को,
वो मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे पास मिसाइलों की एक बड़ी खेप है और हम भी तैयार हैं। तो चारों तरफ तनातनी का माहौल है, लेकिन इस बीच एक खबर है कि चीन का ईरान को खुला समर्थन, और समर्थन वाले जो विमान हैं आकाश में देखे जा रहे हैं और ये पूरी ताकत जो है चीन ने ईरान को भेज दी है। तो एक बड़ी चुनौती इन तस्वीरों से दिखती है, झलकती है कि ट्रंप को परेशान होना चाहिए। ट्रंप निश्चिंत नहीं हो सकते क्योंकि ईरान के जो मददगार हैं वो चीन जैसे बड़े देश हैं जिन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है। तो ईरान के साथ चीन है और इसी बात को लेकर हो सकता है कि ट्रंप की टेंशन बढ़ गई हो। हालांकि ट्रंप अपनी दिशा में है, ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। चलिए हम आपको बताते हैं टेंशन कैसे बढ़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात जो है बेहद ही तनावपूर्ण है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान अलर्ट मोड पर है। ईरान में सैन्य कमांडरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इस तनातनी में अब चीन की एंट्री हो गई। चीन के आने से अमेरिका अब टेंशन में है। दावा क्या है? दावा है कि चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे हैं। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। ट्रंप को करारा जवाब, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की बात कही है और इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। ईरान के जनरल ने ट्रंप को वार्निंग दी है, कहा है कि अगर हमला होता है तो अमेरिका में आग लग जाएगी। ईरान पर कब्जा आखिर ट्रंप क्यों करना चाहते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है मिडिल ईस्ट का सबसे प्रमुख देश है। वेनेजुएला के बाद ईरान के पास सबसे ज्यादा तेल है, नेचुरल गैस का भंडार है और ईरान में ये असीमित है। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की पहले से नजर है। दुनिया में तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और 1979 से पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था और इसी रास्ते के लिए अमेरिका ईरान पर कब्जा चाहता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि ईरानी सेना के प्रवक्ता ने ट्रंप को आखिर क्या चेतावनी दी, सुनिए। ट्रंप जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे नेता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम सिर्फ उसका हाथ ही नहीं काटेंगे बल्कि उसके देश को आग लगा देंगे और उन्हें भी कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस्लामिक गणराज्य अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से लौटना असंभव है। तो ट्रंप रोजाना चौंकाते हैं, अलग अलग चीजें दिखाते हैं। इस बार उन्होंने एक बड़ा सा मैप दिखाया है और उस नक्शे में क्या दिखाया जरा देखिएगा। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जरा बड़ा करके इसको दिखाइए। अगर इस नक्शे को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को, कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। बस यही एक नई चीज है और इस नई चीज के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। तो ट्रंप के ग्रीनलैंड और कनाडा के दावे को साफ तौर पर कनाडा के पीएम ने निरस्त किया है, बताया है ये गलत है और क्या कह रहे हैं ये भी देखिए। हम डेनमार्क के साथ नाटो पार्टनर हैं। हमारी पूरी पार्टनरशिप के साथ आर्टिकल 5 और 2 के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनी हुई है। हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। तो पूरे विश्व में तनाव व्याप्त है, लेकिन इस तनाव के बीच में दावोस पहुंच जाते हैं ट्रंप और संबोधित करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे अमेरिका की जो जनता है वो बेहद खुश है। देखिए क्या कह रहे हैं। Than anybody other than myself and a few others had predicted. Since the election, the stock market has set 52 all-time high records. तो चलिए ट्रंप के जो बयान है वो अपनी जगह है, पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन आज जो ट्रंप की मधुर वाणी है इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज एक नया धमाका कर रहे हैं, रोज एक नया धमाका। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड के बाद अब कनाडा पर हक जता रहे हैं। एक नक्शा उन्होंने दिखाया, मैप पोस्ट कर अपनी मंशा को जाहिर कर दिया वो क्या करना चाहते हैं। मैप में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला अमेरिका का हिस्सा बताया गया है और इस नक्शे के बाद कनाडा ने जोरदार आपत्ति दर्ज कराई।
दावोस के मंच से कनाडा के पीएम ने कहा यह मंशा पूरी नहीं होगी। उन्होंने इसे ग्लोबल टूट बताया और इसे खत्म करने की बात कही। दावोस समिट में आखिर क्या हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। कुल 130 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। 3000 लोगों के सामने कनाडा के पीएम ने अपनी भड़ास निकाल दी। हालांकि जब कार्नी बोल रहे थे उस वक्त ट्रंप वहां पर मौजूद नहीं थे। आज जब ट्रंप वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात रख दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 1 साल की उपलब्धि गिनाई। ट्रंप ने कहा यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा। चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चालाक देश बता दिया। दावोस समिट में ग्रीनलैंड पर भी ट्रंप ने बयान दिया। कहा कि अमेरिका के अलावा कोई उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप कनाडा पर भी बोले। कहा अमेरिका की वजह से कनाडा बचा है। यानी ग्लोबल मंच से भी ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। यानी दावोस समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसे सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। चीन एक चालाक देश है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका ही कर सकता है। अमेरिका ही वेनेजुएला को संवार सकता है। और चलिए आपको लिए चलते हैं संत समागम में, लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर एक संत ऐसे भी हैं जो धरने पर बैठ गए। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य की। जरा देखिए, संगम पर संग्राम छिड़ा है। संग्राम क्योंकि 3 दिन हो गए लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद धरने से उठने को तैयार नहीं। तस्वीरें जरा दिखाइए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य पर संग्राम मचा है और धरने का आज तीसरा दिन है लेकिन वो वहां से उठने को तैयार नहीं है। अपनी जिद पर वो लगातार अड़े हैं। श्री राम जय जय राम। लेकिन शंकराचार्य के खिलाफ अब संत समाज ही उतर आया है। कई खेमेबाजी यहां पर दिख रही है। माघ मेले में संग्राम छिड़ा है और संतों ने शुरू किया है अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध करना शुरू कर दिया है। शंकराचार्य पदवी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से बाकी संतों ने, अलग अलग अखाड़ों के संतों ने क्या कुछ कहा है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अविमुक्तेश्वरानंद जो बोल रहे सबसे झूठ बोल रही हैं। 3 शंकराचार्य का नाम ले रही है ना। अविमुक्तेश्वरानंद पहला सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल दिया कि पूरी शंकराचार्य जी हमको सहमति दे दी, एंडर्स कर दिया। तब हमें पूरी शंकराचार्य मठ लोगों से संपर्क किया। तब पूरी शंकराचार्य जी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि हम किसी को एंडर्स नहीं किया। इससे प्रूव हो गया ना अविमुक्तेश्वर सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला। दूसरा झूठ, जब वो हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया द्वारका में, कोई शंकराचार्य नहीं थे, तो सदानंद कैसे शंकराचार्य बन गया? दूसरा झूठ है। तो अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में संत समाज आ गया और अलग अलग खेमों के जो संत हैं विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक जगह से शंकराचार्य को राहत मिली है, वो है अखिलेश की वाणी से। अखिलेश ने जब से बातचीत की है यहां पर एक सियासी रंग दिखने लगा है। और चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर क्या कहा है, सुनिए। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। तो साफ तौर पर 4 मठ हैं। चारों दिशाओं को सनातन के लिहाज से कंट्रोल करने के लिए इनकी पृष्ठभूमि रची गई थी। अब देखिए जोशी मठ जो है उत्तराखंड में है। उसी तरीके से भारत के नक्शे पर देखें अलग अलग मठों को, जहां पर चारों दिशाओं की बात हमने की। गोवर्धन मठ को स्थापित किया गया उड़ीसा में। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, शारदा मठ गुजरात में है और एक मठ और है जो कि दक्षिण इलाके में श्रृंगेरी मठ से कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। यानी कि 4 मठों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इन 4 मठों के बाद जो है ये स्थिति साफ होती है कि मकसद था सनातन का प्रचार प्रसार और धर्म में आस्था लोगों को बनी रहे। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य की पृष्ठभूमि रखी गई और जो ये पूरा जो एक तैयार हुआ है, जो अभी एक विमर्श चल रहा है, उस विमर्श के पीछे जो है वो कहानी क्या कहती है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि 4 मठों को देखने के बाद
संन्यास के जो कड़े नियम है, कोई ऐसे ही शंकराचार्य नहीं बन जाता। पिंडदान, गृहस्थ जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है, संन्यास लेना पड़ता है, सन्यासी बनने के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। वेद हो, उपनिषद हो, उनका गहरा ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है। सनातन धर्म के हर पहलू की गहरी जानकारी भी अनिवार्य होती है। आदि शंकराचार्य की परंपरा का पालन भी होता है, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका बहुत महत्व है। आदि शंकराचार्य के दौर से चली आ रही है ये व्यवस्था, और योग्य जो उत्तराधिकारी हैं उन्हीं का चयन होगा, क्योंकि सबसे योग्य जो उत्तराधिकारी होंगे वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अगले शंकराचार्य का चयन सिर्फ मौजूदा शंकराचार्य ही कर पाते हैं। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में यह मान पूरा नहीं होता है, यानी कि ये मानक रह जाते हैं। अंतिम मंजूरी और उपाधि जरूरी होती है, यानी शंकराचार्य की आखिरी परीक्षा भी होती है। काशी विद्युत परिषद और संत सभा की मौजूदगी में यह परीक्षा होती है। मंजूरी के बाद शंकराचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है, यानी इसके बाद आपको इस पद को दे दिया जाता है। चलिए, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में ये जो मानक हैं पूरे नहीं होते, ऐसा दावा कुछ संतों ने कर दिया है। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को कौन सा शंकराचार्य तय किया? कोई नहीं किया। अविमुक्तेश्वरानंद का पास किसी भी नहीं है, संस्कृत में ABCD नहीं जानता है। आपके माध्यम से हम चुनौती देकर बोल रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद का कैरेक्टर की भी सूची नहीं है। खुलकर चुनौती दे रहे, एक तरफ हमको बिठा दीजिए, एक तरफ श्रृंगेरी भारती महाराज जी का विदुशेखर को, ये अविमुक्तेश्वरानंद सदानंद को बिठा दीजिए, हम एक पर्याप्त हैं। तो संगम पर संग्राम हो रहा है। सनातन के अलग अलग प्रहरी आपस में भिड़ चुके हैं। पद को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, किसका क्या तर्क है, मैं आपको बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं मुझे संगम स्नान से रोक दिया गया, जबकि मेला प्रशासन कहता है कि सिर्फ पालकी पर जाने से ही रोका था। शंकराचार्य कहते हैं कि शिष्यों से मारपीट की गई, मेला प्रशासन कहता है उनकी तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। शंकराचार्य की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कि प्रशासन के माफी मांगने तक यह धरना जारी रहेगा। मेला प्रशासन का तर्क है, पहले यह बताओ कि शंकराचार्य कैसे लिखा। अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि प्रशासन तय करेगा शंकराचार्य कौन, अब यह होगा। मेला प्रशासन कहता है कि शंकराचार्य पद का गलत दुरुपयोग किया गया है। शंकराचार्य की तरफ से कहा जाता है कि 24 घंटे में नोटिस वापस लो, नहीं तो केस कर देंगे। मेला प्रशासन कहता है कि 24 घंटे में जवाब नहीं देंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो यह तर्क और कुतर्क हो रहा है। और चलिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो शंकराचार्य हैं उनके और प्रशासन के बीच में एक अलग जिरह चल रही है। अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं, तथ्य दिए जा रहे हैं, लेकिन इन तथ्यों से अलग कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। भारत में संत परंपरा सदियों से सहिष्णुता, संयम और आत्मसंयम की प्रतीक रही है। शंकराचार्य का पद तो इस परंपरा का सर्वोच्च दायित्व है, जहां व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर धर्म, समाज और राष्ट्र के संतुलन का मार्ग दिखाना अपेक्षित होता है। लेकिन माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद का जो बर्ताव रहा वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि संत का स्वभाव मूलतः शांत होता है, तटस्थ होता है, समाधानकारी होता है। लेकिन उपनिषदों में यह भी कहा गया कि संतः शांता सदा साक्षी भावेन स्थिता, यानी संत वो है जो परिस्थितियों में समत्व रखे। जब विवाद किसी धार्मिक आयोजन या फिर प्रशासनिक निर्णय से जुड़ा हो तो संत की भूमिका क्रोध या फिर आरोप लगाने की नहीं, बल्कि मध्यस्थता और दिशा देने की होनी चाहिए। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या चुना? टकराव का रास्ता, व्यवस्था को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना। यह कैसा संत का स्वभाव है, यह सवाल है। शंकराचार्य का पद ज्ञान और करुणा का संगम है, न कि जिद और चुनौती का प्रतीक है। माघ मेले जैसे विशाल आध्यात्मिक अवसर को, आयोजन को विवाद का मंच बनाना न तो सनातन मर्यादा के अनुकूल है और न ही समाज के लिए हितकारी है। तो एक गलत मैसेज सामने आ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है शंकराचार्य को लेकर वो बदलती जा रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर शिंदे और राज अब साथ साथ आ गए हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि ये लोगों ने तो अलग अलग युद्ध लड़ा था, लेकिन साथ में कैसे आ गए। लेकिन पृष्ठभूमि कुछ ऐसी कह रही है, क्योंकि जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद आप देखिए कि बीजेपी अच्छे नंबरों से पास हुई, एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और इसकी भूमिका के पीछे, इस पृष्ठभूमि के पीछे एक ही नेता का नाम था, वो थे देवेंद्र फडणवीस। और भव्य स्वागत हुआ, मिठाइयां खिलाई गई। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर साफ तौर पर दिखता है कि किस तरीके से
एक बड़ा युद्ध चला, लेकिन यहां पर खेमेबाजी का असर दिखता है। अपनी प्रभुता को साबित करने की कोशिश होती है। मराठी परंपरा और मराठी औचित्य को लेकर भी अपनी अपनी बातें रखी गई। चलिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो जोड़ी थी जो कई अरसे बाद आई, ये टूट गई, क्योंकि यहां पर अपने अपने दावे थे, अपनी अपनी पावर थी। लेकिन ये अब साफ तौर पर क्लियर हो जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या विधानसभा की तरह इस चुनाव में भी शिंदे कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं? एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फडणवीस और शिंदे की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई। बीएमसी में मेयर किसका होगा, यह मामला अब दिल्ली में सुलझेगा। खबर है कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और मंत्री आशीष सेलार दिल्ली में हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से राहुल शेवाले भी दिल्ली दरबार में तलब किए गए हैं, क्योंकि शिंदे बीएमसी में अपना मेयर चाहते हैं और इसके लिए वो बाला साहब जन्म शताब्दी वर्ष होने का हवाला दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर बीएमसी के इस झगड़े में दिल्ली को क्यों दखल देनी पड़ रही है। सवाल यह भी कि जब बीएमसी में बीजेपी के 79 और शिंदे ने 29 सीटें जीती, तो फिर झगड़ा किस बात का है। दरअसल शिंदे की नीयत को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे के तेवर पार्टी देख चुकी है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीएमसी में पहली बार बीजेपी के मेयर बनने के आसार बने हैं। बीजेपी में यह डर इस बात को लेकर भी है कि शिंदे ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम में खेला कर दिया है। यहां बीजेपी और शिंदे ने साथ साथ चुनाव लड़ा था और बहुमत हासिल किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को अंगूठा दिखा दिया, तो वहीं राज ने भी उद्धव को किनारे लगा दिया है। राज साहब भी बहुत व्यथित है। राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। तो कल्याण डोंबिवली सीट ने कल्याण ही कर दिया। कई जो साथ थे अब अकेले हो गए, दो रास्ते पर हैं। लेकिन ये राजनीति क्या कहलाती है, देखते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया। शिंदे ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया, जबकि राज ने यूबीटी को किनारे लगा दिया है। कल्याण डोंबिवली में अब एकनाथ शिंदे का मेयर होगा। शिंदे की शिवसेना को राज ठाकरे की पार्टी ने समर्थन दे दिया है। अब दरअसल कल्याण डोंबिवली नगर निगम में कुल 122 सीटें हैं। नगर निगम में मेयर बनने के लिए 62 सीटों की दरकार है। शिंदे की पार्टी ने 53 सीटें, बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को किनारे लगा दिया। राज की एमएनएस के 7 पार्षदों का समर्थन ले लिया और इससे शिंदे की शिवसेना का आंकड़ा 60 पर पहुंच गया है। खबर है कि उद्धव के 11 में से 4 पार्षदों भी शिंदे ने तोड़ दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि शिंदे की पार्टी के पास 64 का समर्थन मिल गया और इस तरह कल्याण डोंबिवली में शिंदे की पार्टी का मेयर तय हो गया है। चलिए, लेकिन सियासतदान क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो पहले साथ थे अब अलग हो चुके हैं और मेयर कौन होगा इस पर बातें हम आगे करेंगे। शिवसेना अपने 53 पार्षदों को लेकर कोकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं, वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति। राज साहब भी बहुत व्यथित है। राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की, उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। मुंबई का महापौर महायुति का ही होगा, इस बात में तिल मात्र भी शंका नहीं है। और चलिए आज की सबसे अहम और प्रमुख खबर की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। सोना अब सोने नहीं देगा, आपको जगा कर रखेगा, क्योंकि 2 लाख पार करेगा सोना। सही सुन रहे हैं। और आज का रेट भी हम आपको बताने वाले हैं। जो मार्केट में रौनक होती थी, फिलहाल उनके दर्शन कीजिए। ये सोने के आभूषण हैं जिनकी कीमत प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख पार कर चुकी है। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे इसकी मूल्य वृद्धि होने वाली है। आप देख पा रहे हैं तस्वीर, जहां पर जो ज्वेलरी शॉप में काफी भीड़ होती थी, अब जो है वहां पर
सन्नाटा दिखेगा। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि सोना महंगा हो गया, लेकिन कारण क्या रहे, कारक क्या रहे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम लोग कभी अब सोना खरीद पाएंगे, सब कुछ बताते हैं आपको। सोना आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। चांदी की कीमत भी आसमान छूने लगी। आज सोना प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख को पार कर गया। 21 जनवरी को सोना 1,55,000 रुपए पहुंच गया। मंगलवार को सोना 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। पिछले 21 दिन में सोने की कीमत में 22,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब चलिए चांदी की बात करते हैं। सोने की तरह यह भी पूरी रफ्तार में है। 1 किलो चांदी 3,20,000 तक पहुंच गई है। यानी 20 जनवरी को चांदी 3,09,345 रुपए थी। पिछले 21 दिन में चांदी की कीमत करीब 91,000 रुपए बढ़ी और इससे पहले सोने या चांदी की कीमत इतनी ज्यादा कभी नहीं रही। आशंका है कि इस साल सोने की कीमत 2 लाख को छू सकती है और चांदी की कीमत भी 4 लाख रुपए प्रति किलो पहुंचने के आसार हैं। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं उसमें काफी इजाफा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आम लोगों की जो पहुंच है वो उससे काफी दूर होने वाली है। सोना 1 साल में 2 गुना, आप समझिए। हम आपको बता रहे हैं 2007 से लेके, अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो उस तरफ से आखिरी से आप देखिए 2007 से लेकर के जो हमारे पास 2022 तक की तस्वीर है, इसमें आपको एक उतार चढ़ाव साफ तौर पर नजर आएगा। यहां चढ़ाव दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ 2024 से अगर बात करें, 2025 की बात करें और 2026 जो हमारे काफी ऊपर है, तो ऐसे में सोना 1 साल में कैसे दोगुना हो गया। प्रति 10 ग्राम की कीमतें ये इशारा करती हैं कि आम लोगों की पहुंच से अब सोना दूर होता जा रहा है और ये काफी मुश्किल होगा। चलिए, आकाश जिंदल क्या कहते हैं ये देखिए। आज जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, यूएस और यूरोप के बीच में जो तनातनी चल रही है, ईरान में जो हो रहा है, ग्रीनलैंड को लेके जो संभावित चीजें हैं, इन सब चीजों के चलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़ रहे हैं और इसलिए सोना और चांदी दोनों में ही सेफ हेवन एसेट बाइंग और हेजिंग के लिए दबा के बाइंग हो रही है। फिर हम सब जानते हैं आज टैरिफ और रिटेलिटरी टैरिफ का खेल पूरे चरम पे है। ऐसे में लोग शेयर मार्केट से ग्लोबली दूर भागते हैं और सोने चांदी की तरफ जाते हैं। डॉलराइजेशन भी हो रहा है, उसके चलते बहुत से सेंट्रल बैंक्स डॉलर की जगह गोल्ड में अपने रिजर्व बना रहे हैं। तो आखिर सोने चांदी की कीमतों में आग क्यों लग गई? पहली वजह क्या है ये हम जानते हैं। पहली वजह हम आपको बताते हैं, ग्लोबल टेंशन। दुनिया में जबरदस्त उथल पुथल है। ट्रंप की नीतियों से चौतरफा हड़कंप मच गया। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है और ऐसे में दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता छाई हुई है। वैश्विक निवेशक पैसे का सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं और इसलिए शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाए जा रहे हैं। चलिए, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। वैश्विक अशांति से केंद्रीय बैंक चिंतित हैं और ऐसे में आरबीआई जैसे दुनिया भर के बैंक खरीदारी कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों में के केंद्रीय बैंक सोने का भंडार बनाते जा रहे हैं क्योंकि सोने का स्टॉक रहने से युद्ध के दौरान सहूलियत होती है। सोने को विदेशी करेंसी में एक्सचेंज करने का विकल्प मिलता है क्योंकि दुनिया भर में सोना अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का काम करता है। जो अगली वजह है वो है रुपए की कमजोरी, यानी कि भारत में रुपया अब तक के निचले स्तर पर है और $1 के मुकाबले 91 रुपए पर पहुंच गया है और ऐसे में सोने की अंतर्राष्ट्रीय खरीद महंगी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खरीद महंगी होने से भी दाम तेजी से बढ़े हैं। सीधे शब्दों में जानिए, जितनी आपूर्ति है उससे मांग ज्यादा है। मांग ज्यादा होने की वजह से सोने के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। चलिए, गौरव भगत हैं बिजनेस एक्सपर्ट, उनके सुनते हैं क्या कहते हैं वो। जब तक ये पॉलिटिकल और ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी, आप जैसे ग्रीनलैंड के बारे में बात चल रही है, आज डोनाल्ड ट्रंप का डेवोस के अंदर एक स्पीच भी है और गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि ये और ऊपर बढ़ेगा और इसका वजह ये भी है कि फ्लाइट टू सेव एसेट्स, लोग चाह रहे हैं कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ कोई सर्टेनिटी है। यहाँ से भी काफ़ी हद तक इंक्रीज आ सकता है। हो सकता है थोड़ी करेक्शन भी आए बिकॉज सिल्वर के अंदर स्पेशली बहुत ही ज़्यादा जंप आ चुकी है। 40% मतलब इस ये लास्ट मंथ के अंदर जंप आ चुका है। गोल्ड उसके मुकाबले सिर्फ 10% कड़ा है। और चलिए, आज के सूत्र की बात संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शब्दों की शक्ति अपार होती है। जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में घटित होती है। इस बात का अर्थ यह है कि हम जो शब्द बोलते हैं
वे हमारे जीवन को उसी दिशा में लेकर जाते हैं। अगर हम सकारात्मक शब्दों का चयन करते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा, भाव आएगा। तो आज का सूत्र यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये भारत की बात आप देख रहे थे। जहां रहिए खुश रहिए, मगन रहिए और राष्ट्र हित की भावना सर्वोपरि रखिएगा। जय हिंद। को प्रेजेंटिंग हिंट। THMDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद